अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू की। तो इसके अंदर जो है सबसे पहली जो हमारे पास पॉइंट है वो है टैक्स ऑन रिटायरमेंट पेमेंट। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अलो एन एम्प्लॉय टू पे टैक्स ऑन हिज रिटायरमेंट पेमेंट। द एम्प्लॉय जी बात हो रही थी tax on retirement payment. Commissioner Inland Revenue allow an employee to pay tax on his retirement payment and golden handshake payments as per normal procedure or pay tax on the basis of average rate of tax based on the 3 preceding years. बात को और से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, बड़ा अच्छा पॉइंट यहाँ पे उसने डिस्कस किया। एक तो किसी भी एम्प्लॉय को रिटायरमेंट पर जो भी पेमेंट मिलती है वो उसको नॉर्मली प्रोविडेंट फंड मिलता है या ग्रेजुटी फंड मिलता है या सुपरन्यूशन फंड मिलता है, जो भी फंड मिलता है उस पर कितना टैक्स लगना है, इस चीज की परमिशन जो है, इस चीज की फिक्सिंग जो है कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू करनी है। इसके साथ साथ अक्सर औकात वक्त से पहले एम्प्लॉय को रिटायर कर दिया जाता है। अक्सर ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह पीटीसीएल बेटा स्टूडेंट्स, पीटीसीएल जब प्राइवेटाइज हुआ तो उसके अंदर पीटीसीएल के प्राइवेटाइज होने पर बहुत से एम्प्लॉयज को जॉब से फारिग किया गया। जब स्टूडेंट्स उनको फारिग किया गया तो अल्टीमेटली वो परमानेंट जॉब पर थे, उन्हें ऐसे ही फारिग नहीं किया जा सकता। तो पीटीसीएल ने उन्हें परमिट किया, उन्हें कहा कि इन केस अगर आप रिटायर होना चाहते हैं तो हम आपको एक हैंडसम पेमेंट देंगे। छोटी सी मिसाल दूंगा, पीटीसीएल के एक एम्प्लॉय को जब रिटायर किया गया, अल्टीमेटली वो हमारे अकाउंटिंग के टीचर भी थे, हमें पढ़ाते थे, पहला लेक्चर हमें कॉलेज में पढ़ा के फिर अपनी जॉब पे चले जाते थे। उन्हीं दिनों में 2008-9 की बात है कि जब पीटीसीएल प्राइवेट आया हुआ तो उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को रिटायर करना स्टार्ट किया। तो मैं हमारे साथ बताते हैं कि उन्हें भी ऑफर हुई कि उन्हें 60 लाख रुपए ऑफर हुआ, बड़ी अच्छी पोस्ट पर थे तो उन्हें 60 लाख रुपए ऑफर किया गया कि वो 60 लाख रुपए ले लें और रिटायर हो जाएं। तो उन्होंने बड़े खुशी से उस ऑफर को कबूल कर लिया। जब उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने हमें बताया ये सारा सिलसिला, तो हमने कॉम्प्लीमेंट दिया। हमने कहा सर आपकी अच्छी जॉब थी तो आपने एक अच्छी पे थी, 1 लाख प्लस उनकी पे थी, तो हमने कहा सर आपने वो छोड़कर आपने 60 लाख रुपए लेना, अलो कि इतना तो आपको 5 साल में वैसे ही मिल जाना था। तो उन्होंने कहा कि बेटा वो 5 साल में पर मंथ मिलना था, यहाँ मुझे लमसम मिल रहा था। और दूसरी बात ये कि इस 60 लाख से उन्होंने क्या किया कि उनके पास जमीन 1 एकड़ पहले ही थी किला दार सिंह में, उन्होंने उस 60 लाख से वो जमीन पर अच्छी सी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की और कॉलेज बनाया, 1-1.5 कनाल का कॉलेज बनाया और बाकी सारी बिल्डिंग को ऐसे ग्राउंड यूटिलाइज किया और बड़ा अच्छा कॉलेज को आज भी चला रहे हैं पिछले 10-12 साल से। तो उन्होंने वो पेमेंट बड़ी अच्छी तरह से यूटिलाइज कर ली। तो बहुत से एम्प्लॉयज ने बेटा उससे फायदा उठाया और बहुत से उन्होंने नहीं भी उठाया। अब जो पेमेंट उन्हें मिली थी टैक्स की जुबान में उसे गोल्डन हैंड शेक कहा जाता है। अब जो गोल्डन हैंड शेक पर जो टैक्स लगता है उसकी रूटीन ये होती है कि नॉर्मल प्रोसीजर पिछले 3 सालों में गोल्डन हैंडशेक पर जिस जिस रेट पर टैक्स लगा है उनकी एवरेज लेकर अगले साल टैक्स लग जाता है। सैलरी ऑन एरियर्स, जो बकाया जात हैं वो CIR allow an employee to pay tax on salary received in arrears in the tax year in which services were rendered। अगर उसे सैलरी एक नहीं मिली, अगले महीने मिलनी है, या अगले जिस तरह दिसंबर की सैलरी जनवरी में जाकर मिलती है, ये जून की सैलरी है, जून में मंथ एंड हो रहा है, जुलाई में जाके सैलरी मिलनी है, तो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू कहता है कि जो आपके पैसे हैं आपको बेशक बाद में मिलने हैं, उनकी कैलकुलेशन आपकी जून में ही होगी, वो जुलाई में कंसिडर नहीं होंगे। परमिशन टू टैक्स ईयर, ये अथॉरिटी डेलीगेटेड है FBR से। FBR में भी ये हमने पढ़ा था कि FBR जो है वो परमिट करता है स्पेशल टैक्स ईयर की नॉर्मल से, यानी कि 1 जुलाई से 30 जून नॉर्मल टैक्स ईयर है
और अगर इससे हटके किसको टैक्स ईयर मिलता है, मैंने वहां पे एग्जांपल भी दी थी आपको, विंटर क्लॉथेस की, राइस मिल्स हैं, और भी बहुत से ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि जिनकी अर्निंग जो है वो ऑफ सीजन में, यानी कि सितंबर अक्टूबर नवंबर में जाके या दिसंबर में जनवरी में मैक्सिमम होती है, उस वक्त का उनका टैक्स ईयर रख दिया जाता है, वो स्पेशल टैक्स ईयर होता है। ये डेलीगेटेड अथॉरिटी है एफबीआर से। फिर हम कहते हैं फर्निश द रिटर्न ऑफ इनकम। Commissioner in net revenue can require a person or his representative to furnish the return of income. कमिश्नर किसी भी पर्सन को या किसी भी उसके रिप्रेजेंटेटिव को कह सकता है कि जो तुम रिटर्न फर्निश कर दो। रिटर्न क्या है कि अपनी तमाम डिटेल्स जमा करवाना जो कि उसने इनकम कमाई है। पावर टू रिक्वायर वेल्थ स्टेटमेंट। हाँ, जो लोग कहते हैं जी हमारे पास इनकम प्रॉपर नहीं हमने कैलकुलेट की हुई, उन्हें कह दिया जाता है कि आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवा देंगे, यानी कि पिछले साल आपके पास कितने एसेट्स थे और कितना पैसा पड़ा हुआ था और इस साल कितना है, उसकी डिटेल जमा करवा दें, उस हिसाब से आपका टैक्स कैलकुलेट कर लिया जाएगा। नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस। अगर कोई बिजनेस खत्म हो रहा है तो उससे नोटिस लिया जाता है, उसे कहा जाता है कि नोटिफिकेशन दें ताकि आपको दोबारा टैक्स ना लगाया जा सके। एक्सटेंशन ऑफ टाइम फर्निशिंग रिटर्न। अगर किसी को रिटर्न जमा करवाने के लिए एक्सटेंशन चाहिए तो वो एक्सटेंशन भी कमीशन नेट रेवेन्यू ही नहीं देनी है, लेकिन हाँ टैक्स पेयर को ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसे ये एक्सटेंशन क्यों चाहिए। अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर। बेटा असेसमेंट कहते हैं जांच पड़ताल को, अमेंडेड कहते हैं तब्दीली करना। CII has the power to make an amended assessment order। अगर उसने जांच पड़ताल के लिए ऑर्डर जारी किया था, उस ऑर्डर को तब्दील करना, चेंज करना, उसमें कोई चेंजिंग लाना, अमेंडमेंट करना, ये सारे पावर भी कमीशन इनलैंड रेवेन्यू के पास ही है। Provisional assessment. If the taxpayer does not file the return of income in spite of a notice by the income tax authorities, CIR can make provisional assessment। बेटा प्रोविजनल असेसमेंट कहते हैं अंदाजा लगाना कि उसके पिछले सालों की रिटर्न चेक की जाएगी, उसकी वेल्थ स्टेटमेंट चेक की जाएगी कि उसके पास कितने एसेट्स थे, उसकी कितनी इनकम आ रही थी, उसी हिसाब से इस साल का अंदाजा लगा लिया जाएगा और फिर टैक्स की नोटिफिकेशन नोटिस भेज दिया जाएगा कि आपका इतना टैक्स बनता है, ये टैक्स जमा करवाएं। ट्रांजैक्शन बिटवीन एसोसिएट्स। CIR distribute a portion or allocate income, deduction or tax credit in respect of any transaction between the associates। Associates कहते हैं बेटा जो साथी होते हैं, यानी कोलीग्स कह लें, तो कोलीग्स के दरमियान भी अगर को टैक्स की डिस्ट्रीब्यूशन होनी है, कोई इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन होनी है, जिस तरह पार्टनरशिप में होता है कि पार्टनर्स के दरमियान जो है वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वो काम भी, डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी कर सकता है CIR। अनएक्सप्लेन्ड इनकम और एसेट। CIR may charge an unexplained income or asset to the tax the value of any unexplained income or asset and determine the value if it is declared less than the fair market value। अगर कोई शख्स अपना कोई एसेट छुपाता है, एक्सप्लेन नहीं करता या उसकी इनकम उसकी वैल्यू कम शो करता है और कमिश्नर को पता चल जाता है, तो कमिश्नर हैज द पावर टू क्लैरिफाई ऑल दीज थिंग्स। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आप इस तमाम बातों को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। आगे का प्रोसीड करते हैं। पावर टू एंटर द प्रीमिसेस। द कमिश्नर इन रेवेन्यू और एनी ऑफिसर authorized in writing may enter any premises without prior notice within the area assigned to him for purpose of check accounts, documents and computer and stock of taxpayers। कि स्टूडेंट को कोई इशू हो तो वो हैंड रेज कर सकता है या कमेंट कर सकता है, अदरवाइज एंड पे मैं क्वेश्चन के आंसर्स करूंगा। Imposition of penalty. CIR can impose penalties for different defaults. Notices for collection of tax. CIR issue all notices necessary for collecting of tax from the taxpayer. For example, recovery of tax from liquidation of company which has gone into liquidation। यानी कि लिक्विडेटर ऑफ कंपनी है, ये लिक्विडेटेड नहीं है, लिक्विडेटर है। डी काट के यहाँ पे आर लिख लीजिएगा। अच्छा, बात करते हैं
कमिश्नर जो है उसके पास ये पावर भी है कि अगर कंपनी कोई लिक्विडेट हो रही है, आपने इसको I2B के अंदर पढ़ा हुआ है लिक्विडेशन क्या होती है, मैं फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर कंपनी वाइंड अप हो रही होती है तो जो उसके मालिकान होते हैं या डायरेक्टर्स होते हैं वो डायरेक्टली कंपनी को वाइंड अप नहीं करते, बल्कि वो एक लिक्विडेटर को हायर करते हैं। ये वो बंदा होता है जो इस चीज की स्किल्स रखता है कि कंपनी को कैसे क्लोज करना है। वो कंपनी के तमाम एसेट्स को सेल करता है और तमाम लायबिलिटीज को मीट करता है, फिर पेमेंट बचती है तो शेयर होल्डर्स को देता है, नहीं बचती तो उन्हें कहता है जी अल्लाह हाफिज, बाय बाय। पॉइंट नंबर 15 है मॉडिफाई द ओरिजिनल ऑर्डर। सीआर में मॉडिफाई द ओरिजिनल order if the order of tribunal or the high court are changed at the higher appellate forum। अगर सीआर मॉडिफाई कर सकता है जो ओरिजिनल ऑर्डर्स हैं उसके के किसी हायर फोरम की तरफ से आए हैं, यानी कि हाई कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या एफबीआर की तरफ से ऑर्डर आए हैं, तो उनको मॉडिफाई करने की राइट है, लेकिन वो मॉडिफाई अपनी हद तक कर सकता है, ज्यादा नहीं। रिफंड ऑफ एक्सेस टैक्स पेड, हाँ अगर टैक्स की पेमेंट एक्सेस हो गई है तो उसकी रिफंडिंग भी होती है। अब इसकी मिसाल इस तरह से है कि वो लोग जिनका टैक्स 200, 300, 500, 700 या 1000 बनता है और वो बिजली के बिलों पे या बैंक विड्रॉल पे टैक्स पे करते हैं तो वो टैक्स रिफंडेबल होता है, यानी कि जो टैक्स आपने पे करना है उसमें से जो टैक्स बिजली के बिलों में पे हुआ है वो माइनस करके करेंगे। लेकिन इनकेस अगर वो टैक्स जो बिजली के बिलों पे वो ज्यादा था, वैसे टैक्स कम बनता है, तो टैक्स डिपार्टमेंट CAR has the power to refund this tax। Appointment of translator, CAR can appoint a person or translator in case of accounts etc are kept by the taxpayer in the language other than the Urdu or English। अगर इंग्लिश और उर्दू के अलावा किसी और लैंग्वेज में अकाउंट्स बनाए गए हैं तो उनको रीड करने के लिए ट्रांसलेटर भी हायर किया जा सकता है। Appointment of subordinate authority, CAR can appoint any of his subordinate authority with the approval of the board। CAR अपॉइंट करता है किसी भी सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को बोर्ड की अप्रूवल पर, ये पावर भी बोर्ड के पास है और वो डेलीगेट करता है कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को। ट्रांसफर ऑफ जुरिसडिक्शन, ये भी पावर बोर्ड की है। ही हैज अ पावर अंडर द लॉ टू ट्रांसफर जुरिसडिक्शन, जुरिसडिक्शन कहते हैं दायरा इख्तियार को, कि आपकी पावर कितनी है या आपका एरिया कितना है जिस पर आप अपनी पावर चला सकते हैं। आप वन सबऑर्डिनेट इनकम टैक्स अथॉरिटी टू अनदर, तो किसी की जुरिसडिक्शन किसी और को ट्रांसफर करने की पावर भी इसके पास होती है। इसकी मिसाल इस तरह से दूंगा, अक्सर आपने मूवीज में ये चीज देखी होगी, अगर कोई मूवीज देखता है तो उसमें देखा होगा कि कोई शख्स कोई केस लेके पुलिस वालों के पास जाता है तो वो थाने वाले कहते हैं जी ये हमारे जुरिसडिक्शन का नहीं है, ये फलां थाने का है। उस थाने में जाता है तो वो कहते हैं ये हमारे जुरिसडिक्शन का नहीं है, ये फलां थाने जुरिसडिक्शन है। तो वो दायरा इख्तियार होता है कि आपका एरिया कितना है। इम्पोज डिफॉल्ट सरचार्ज, CAR has the power to impose default surcharge if taxpayer fails to pay the tax by due date। अगर CAR के पास पावर है कि वो ड्यू डेट के बाद टैक्स पे करे तो उन्हें जुर्माना लगा सके। रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स, गलतियां निकालने के ऑर्डर जारी करने की भी CAR के पास पावर होती है। एग्जाम्पशन और लोअर रेट सर्टिफिकेट, CAR हैज द पावर टू इशू एग्जाम्पशन, इसके पास पावर है कि ये किसी को एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट कि उसकी इनकम पर टैक्स नहीं लगता या किसी खास मखसूस इनकम टैक्स नहीं लग रहा, तो उस पर बोर्ड की तरफ से एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट लेना होता है, तो वो CAR के पास पावर है जो सर्टिफिकेट इसने जारी करना है। और देखें ये हमने पावर भी FBR की पढ़ी थी, इसका मतलब है ये पावर भी डेलीगेटेड है। अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सपर्ट, CAR कैन अपॉइंट एनी एक्सपर्ट फॉर पर्पस ऑफ ऑडिट एंड वैल्यूएशन। ये हमने बात की थी कि ऑडिट टीम को या वैल्यूएशन के लिए लोगों को FBR हायर करता है, तो ये पावर अगर CIR के पास है तो ये भी डेलीगेटेड पावर है। आखिरी 2 पॉइंट हमारे, prosecution against taxpayer, the CAR has the power to initiate prosecution for offense communicated by the taxpayer। बेटा प्रोसिक्यूशन कहते हैं गवाह को या कोई गवाही पेश करना या फिर किसी ये मौजू पर बहस करना, ये अदालत में वर्ड अक्सर यूज किया जाता है। तो कमिश्नर हैज द पावर टू इनिशिएट प्रोसिक्यूशन, वो सुनवाई शुरू कर सकता है, कमिश्नर के पास ये पावर है। किसकी? ऑफेंसेस जो गवाह पेश किए गए टैक्स पेयर की तरफ से, रिकवरी ऑफ टैक्स,
The CAR issue notice to recover the tax from a person who hold money on behalf of the taxpayer. वो बंदा जो टैक्स पेयर के बिहाफ पे मनी होल्ड कर रहा है, यानी कि उसका सबऑर्डिनेट या उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव है, तो उससे टैक्स मांगने की पावर रखता है कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। जी बेटा, ये क्वेश्चन जिस स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब किसी स्टूडेंट को कोई इशू है